जानकारी दी थी। तो हमारे कुछ साथियों ने इस पर बहुत कोशिश की, जैसा कि ताराचंद जी ने बताया कि पुलिस जो है इसको लेती नहीं है। एक सबसे बड़ा एक इशू आ रहा था सेक्शन 23 का। सेक्शन 23 का वो जो है हवाला देते हुए सीधा बोल दे रहे थे पुलिस वाले कि, क्योंकि जब हम कंप्लेन लेके जाते थे तो सामने वाले से भी बात करते थे, सामने वाले से जब बात करते थे तो सीधा वो 23 पर आते थे। 23 पर उन्होंने एक ही चीज बोला कि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी मामलों पर कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं ली जाएगी। लेकिन एक बात जो इसमें समझने वाली थी, मेरी परसों ही बात हो रही थी ताराचंद जी से, तो ताराचंद जी ने एक ही बात मेरे को समझाई थी, मैं अपने साथियों से साझा भी करना चाहूंगा, और थोड़ा सा अगर इस पर ताराचंद जी और दनियल जी क्लियर करेंगे तो बहुत उनका सहयोग होगा। एक तो ताराचंद जी ने मुझे एक बात बोली कि अगर कोई चीज का आदेश आ चुका है कि भाई आपको अपीलेंट ऑफिसर ने, फर्स्ट अपीलेंट ऑफिसर ने बोल दिया कि इनको जानकारी दे दो, उसके बाद भी पीआईओ जानकारी नहीं दे रहा है, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ ड्यूटी कर रहा है। तो ऐसी कंडीशंस पर हम एफआईआर पे जा रहे हैं, उसकी ड्यूटी की नेग्लिजेंसी पर जा रहे हैं। वो एक बात समझ में आ रही है। दूसरी बात जो आज भी उन्होंने क्लियरिफाई की कि कोई काम जो है सद्भावना पूर्वक नहीं है, दैट मीन्स दुर्भावना पूर्वक है या फिर जानबूझकर है, ऐसे मामलों को हम एक एफआईआर का रूप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर संज्ञेय अपराधों पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये असंज्ञेय अपराध की इन सब श्रेणी के जो वर्किंग होते हैं, इन पर हम किस तरीके से कार्रवाई करवाएं। अभी मैं जैसे जूझ रहा हूँ इस बात पर कि मेरे ऊपर हमला हुआ तो मेरे को उस पर एफआईआर नहीं कायम करवा पा रहा हूँ पुलिस। तो ये इस तरीके के जो मामले हैं, इन पर किस तरीके से पुलिस जो है एफआईआर करेगी ही। अगर एफआईआर नहीं करती, हम कोर्ट जाएंगे तो सेक्शन 23 का वो हवाला देके इससे निकल नहीं पाएंगे। तो इस पर थोड़ा सा और मेरे ख्याल से हल्का सा ब्रीफ करें तो हमारे बीच की जो छोटी मोटी और गैप रहेंगी वो खत्म हो जाएंगी। ताराचंद जी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की नजीर है सर, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की है। पैरा 111 ऑफ द सेम जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्लियर गाइडलाइन दी है और ये कहा है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेशन हाउस ऑफिसर टू रिसीव एंड लॉज एवरी इंफॉर्मेशन विच एवर इज रिसीव्ड इन द पुलिस स्टेशन। और कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, ये एसएचओ की ड्यूटी है। इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर एफआईआर ऑफ एनी ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस रिसीव्ड एट द पुलिस स्टेशन। और उसके आगे एक बहुत क्लियरली कैटेगोरिकली मेंशन किया हुआ है कि इफ सच एन एरर इज हैपनिंग, और ऐसा किया गया तो एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट एररिंग पुलिस ऑफिसर हु डज नॉट रजिस्टर एन एफआईआर। अनिवार्य तौर पर आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा और उसके लिए आपको सेक्शन 154 की 3 में जाना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन कर चुका और वो देवेंद्र जी आप एग्जॉस्ट कर चुके हैं। आप एसपी को कंप्लेंट दे चुके हैं। एसपी के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो अपने एसएचओ को वो ऑफेंस से बचा सकता हो। मस्ट भी लिखा है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहती है। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो कल या परसों में जब आपका इस्तेगासा पुटअप होगा, मैंने उसको स्टडी कर लिया है, मैं इस सेशन के बाद आपको अच्छे से टाइम दे पाऊंगा, उसमें करेक्शन कराऊंगा, उसमें आपका एसएचओ पार्टी बनेगा और बाकी किसी के खिलाफ कार्रवाई हो या न हो, आपका एसएचओ का तो जो दोष है वो आज की तारीख तक तो बिल्कुल ऑफेंस जो है वो बियॉन्ड डाउट प्रूव हो चुका है। क्योंकि इसके बाद प्रियंका श्रीवास्तव आई और ये कहा हुआ कि 14 दिन में आपको इंक्वायरी कंप्लीट करनी है, केवल ये निर्धारित करने के लिए कि कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है, और ये डिसाइड करके लिखित में मिस्टर देवेंद्र अग्रवाल को लिखित में देना पड़ेगा पुलिस को कि एफआईआर दर्ज हो गई तो कॉपी ये रही, और नहीं दर्ज हुई तो आप कोर्ट जा सकते हैं क्योंकि आपका मामला नॉन कॉग्निजेबल है। केवल यही तय करना है, ज्यादा तय नहीं करना है कि उसमें और क्या है, केवल कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल को तय करना है। और प्राइमरी इंक्वायरी भी परमिट केवल तब है 14 दिन तक जब वो 3 महीने पुराना प्रकरण हो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से जुड़ा हो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से जुड़ा हो, या किसी सिविल डिस्प्यूट के जाते हुए हो, या राइवलरी के थ्रू आया हो। क्योंकि आपका मामला तो बिल्कुल क्लियर कट और कैडेट क्वेश्चन कैटेगरी का है, इसलिए एसएचओ के पास ऐसी कोई रेमेडी नहीं है कि आप वाले केस में वो अपने आप को बचा ले। सर ताराचंद जी, जैसे मेरा जो सवाल था वो नॉर्मल आरटीआई से रिलेटेड था कि मैंने तो सिर्फ संदर्भ लिया कि मेरे ऊपर तो संज्ञेय अपराध हुआ, उसके बाद मेरे को एफआईआर करवाने में मेरे को बहुत पसीने छूट रहे, जबकि आप लोगों का भी सहयोग था और मैं भी वहां पर इतनी समझ रखता था कि सामने वाले भी जानते थे कि मैं करना मेरी, तो इसलिए उन्होंने एप्लीकेशन भी सबमिट की, सारे मुचलका वगैरह सब करवाया। लेकिन
मैं जब नहीं करवा पा रहा हूँ तो मैं एक चीज समझ रहा हूँ कि आम आदमी के लिए इस तरीके के जो मामले हैं एफआईआर कराने के लिए ये बहुत जी मुश्किल होंगे। मैं मान मैं लेता हूँ कि ऐसी कंडीशन में हमने उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से कंप्लेन भेज दिया उस पुलिस को, अगर पुलिस वाला लेने से मना कर रहा है, हमने नहीं कर आगे के सकते। उच्च अधिकारियों के पास कंप्लेन कर दी एफआईआर नहीं करने के संबंध में, हम्म। 154(3) भी कर दिया, उसके बाद उसने हमारे को जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशंस पर हमको कोर्ट जाना पड़ेगा बिल्कुल जाना 156(3) पर। पड़ेगा जी। अब 156(3) पर जब हम कोर्ट जा रहे हैं तो वहां पर हम्म। सेक्शन 23 हमारे बीच में बाधा बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं नहीं नहीं, 21 जो है ना सर, 23 नहीं, 21 23 आरटीए जो है ना देवेन जी, मैंने आपको बहुत क्लियर शब्दों में आईपीसी की सेक्शन 52 दिखाई थी कि सद्भावना या बिल्कुल असद्भावना क्या है। ऐसी कोई चीज जो जी बिल्कुल केयरफुली नहीं की गई हो, यानी जिसमें थोड़ी सी भी नेग्लिजेंस मिल जाए, वो सब असद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई है। और जहां सद्भावना के बियॉन्ड आदमी चला गया, वहां ये प्रोटेक्शन हासिल हो ही नहीं सकती। दूसरी बात, सभी साथियों के साथ मैं निवेदन कर दूं कि नेग्लिजेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी में जो आईपीसी के सेक्शन 166 है और 66A है, उनमें 197 का प्रोटेक्शन लागू ही नहीं है। यानी नेग्लिजेंस ऑफ गवर्नमेंट ड्यूटी की गई तो आपको किसी परमिशन की जरूरत है ही नहीं, वो तो उसके बिना भी दर्ज हो जाएगा। दूसरी बात, एक चीज और निवेदन कर दूं कि आईपीसी में 166 जो है वो बहुत ही खूबसूरत धारा है और एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इस अर्थ में है कि बाकी सारी धाराएं कहती है इतने वर्ष तक की सजा, लेकिन 166 ये कहती है कि 2 वर्ष तक की सजा, लेकिन 6 महीने से कम नहीं। यानी न्यूनतम सजा की जो बार है वो 166 में मेंशन की हुई है कि पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी करेगा वाइल परफॉर्मिंग इज ड्यूटी, और वो नेग्लिजेंस सामने आ गई कोर्ट के सामने तो उसे सजा मिलेगी, लेकिन 6 महीने न्यूनतम मिलेगी। मैक्सिमम तो 2 साल है, लेकिन 6 से कम नहीं दे सकता। और आप इसका अर्थ समझते हैं? पब्लिक सर्वेंट अगर आईपीसी की किसी एक सेक्शन से सबसे ज्यादा डरते हैं तो वो 302 नहीं है, 376 नहीं है, एससी एसटी की एट्रोसिटी की सेक्शन 3-4 नहीं है, 166 है। और इसका इंदिराज उनकी सर्विस बुक पे जाएगा और हर एक प्रमोशन पर, हर एक उसके डिपार्टमेंट में उसको मिलने वाले बेनिफिट पर उसका असर आता है। राव धनवीर साहब ने अभी आपसे अपने पूर्व में जब वो रिप्रेजेंट कर रहे थे तो जी उन्होंने जी आपको बताया है कि एक डीवाईएसपी था, उसके खिलाफ राव धनवीर साहब ने ये दर्ज करवा दिया और वो कंपलसरी रिटायरमेंट जा रहे हैं लास्ट ऑफ अक्टूबर को, विदाउट एनी प्रमोशन एंड विदाउट एनी इंक्रीमेंट। तो उसका बट इंपैक्ट आप सर समझ जो लीजिए कितना डेंजरस 166 है। है, लेकिन 166 है। जो 166 है, अगर उस पर हम बात करें कि भाई उसने अपनी ड्यूटी और ड्यूटी ऑफ कंटेम्प्ट की बात करें वो उसी तो के ऐसे हजारों कॉन्सिक्वेंस है। मामले होते हैं, लेकिन अगर हम ये देखें तो इस पर कार्रवाई नहीं हो पाती है क्योंकि ये जांच का सब्जेक्ट रहता है। किसी भी लोक सेवक के ऊपर में सीधे कार्रवाई पुलिस कर नहीं सकती है और जांच के लिए मामले जो है लटके रहते हैं, सालों साल चलते रहते हैं और उसके बाद उसको कोई ना कोई जलेबी बना के निकाल के बाहर कर दिया जाता है। देवेन जी, जैसे कि मैं राव साहब आपको खुद जो है 2013 से कई सारे एफआईआर किए हुए, 2013, 2017, 2015। एक्चुअली हम एक्शन मोड जो हम चाहते हैं कि जो बाई कोर्ट बाई लॉ या उसके ऊपर जो एक्शन होना चाहिए वो एक्शन नहीं हो पाता है, उसका क्या रीजन रह जाता है उसमें? बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कोर्ट में कई बार, मैं अब अपने ही प्रोफेशन की बात कर रहा हूं, वकील साहिबान जो हैं उनकी डिले भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोर्ट में इस तरह के प्रोविजन मौजूद हैं कि जब बार बार उसके डेट पड़ रही हैं या एडजमेंट मिल रहे हैं तो आप एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं 2 रुपए की दरख्वास्त पे कि साहब मेरे साथ तो अन्याय हो जाएगा, पूरा मेरा तो वाद लाया हुआ ही बर्बाद हो जाएगा। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस आप इसको आज ही सुने और आज ही डिसाइड करें। जैसे मान लीजिए कि आर्गुमेंट सुन नहीं रही है कोर्ट, तो आप कहेंगे साहब मैं तो आज ही सुनाना चाह रहा हूँ, सुने अर्जेंट हियरिंग पे। अगर उसको आपके एप्लीकेशन को खारिज कर दे तो ऊपर वाली कोर्ट में चले जाओ कि साहब ये तो नीचे वाली कोर्ट तो हमारे साथ इनजस्टिस करने पे उतर गई, हम कह रहे हैं सुन लो, ये कह रहे हैं नहीं सुनेंगे। तो आप एक्सपेडिट काम कर रहे हैं ना। तो इस तरह की बहुत सारी बट रेमेडीज है। सर इसमें थोड़ा एक सा बात लंबा। आती है सेक्शन 166 में, जी 166 में बोलता है कि किसी व्यक्ति को क्षति कारित करे, मतलब इंजरी करे। नहीं नहीं नहीं, क्षति का तात्पर्य फिजिकल इंजरी नहीं है। आपको अगर 1 रुपए का नुकसान भी होता है, अतिरिक्त धन, श्रम, मानसिक परेशानी या फिजिकल, सब। मुझे इनकी गलती से अपील भेजनी पड़ी, मुझे 25 रुपए का खर्चा आ गया, मुझे नुकसान नहीं हुआ क्या 25 रुपए का? और या आपने जैसे अभी जैसे एक बात बोली सर 166 पर कि मिनिमम 6 मंथ, इसमें जी जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है वह सादावास कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या जुर्माने दोनों से दंडित किया जा सकेगा। हम्म, आगे बढ़िए। इतना ही मेंशन है 166 में सर। फिर आगे बढ़िए, 166 ए एंड बी है। ए पढ़िए, ए पढ़िए। 166 ए
बिल्कुल सर, आपने ठीक बोला। 166A में वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी। तो सर ये 166A, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। तो अभी अपन डिस्कशन में आगे चलते हैं। महावीर पारिक साहब भी हमारे बीच में है, जो इस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य भी हैं। तो महावीर पारिक जी, आपने हैंड रेज किया हुआ, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। कृपया आप अपनी बात आप भी रखें। महावीर पारिक जी, अपने आप को सभी अनम्यूट कर साथियों लें। को जय हिंद। जय हिंद। जैसा कि धन्यवाद साथी ये जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम मुझे बोलने का थोड़ा सा मौका दिया। मैं जैसा कि अभी बार बार एक चीज का ग्रुप में और इस सेशन में वार्ता हो रही है कि हम लोग किस आधार पे हम लोग ये सब पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, हम लोग अगर ये ऐसा करेंगे तो कैसे होगा। तो सबसे पहले एक बेहतरीन जानकारी मैं अभी तक के जो जुड़े हुए साथी हैं उनको इस मंच के माध्यम से देना चाहूंगा कि हम लोग एक बेहतरीन वेबसाइट और एक बेहतरीन संगठन जो भारतवर्ष के सभी एक्टिविस्टों के लिए लॉन्च करने जा रहे हैं। जैसा कि अभी ताराचंद जी ने बताया कि अगले संडे तक हम लोग उसको लॉन्च कर देंगे। मैं खुद उस वेबसाइट को डेवलप करने में लगा हुआ हूँ और ज्यादातर समय अभी वर्तमान में 4-5 रोज से कंटिन्यू रात और दिनों। ये वेबसाइट भारत भर के आरटीआई एक्टिविस्टों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए और बेहद महत्वपूर्ण सब्जेक्टों को वहां पे प्रदर्शित करने के लिए मोस्टली सभी सूचना आयुक्तों के वहां पे लिंक्स मिलेंगे, सभी आपको जो ऑर्डर्स हैं वो मिलेंगे। और वो मिलने नहीं, हर एक साथी जो उस संगठन में जुड़ेगा उस साथी को अपलोड करने की भी परमिशन रहेगी कि वो उसमें आरटीआई से रिलेटेड कोई भी दस्तावेज है वो अपलोड कर सकता है, वहां से डाउनलोड कर सकता है, वहां से जानकारी ले सकता है। फिर मेरी कोशिश रहेगी अगर आप सब साथियों का सहयोग रहा तो हम लोग भारत भर के सभी क्षेत्रों में जो जानकार और विधि से बहुत महत्वपूर्ण लेवलों पे पहुंचे हुए जो अधिवक्ता हैं या जो विधि के जानकार हैं, ऐसे साथी हम लगभग जगह उपलब्ध करवाएंगे। कोशिश ये रहेगी और आप लोग अगर साथ देंगे तो ये भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो हम लोग इस लीगल एम्बिट के माध्यम से उपलब्ध करवाते रहेंगे, कोशिश करेंगे। और साथियों का साथ जरूर चाहूंगा कि अगर साथियों का साथ रहा तो डेफिनेटली जैसे गांधी साहब ने, राहुल सर ने, इन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें बताई है उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग हर स्टेट की लैंग्वेज में, ऐसा नहीं कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश में, उसमें ऐसा एक पॉइंट मैं डालूंगा जिससे हर स्टेट में अपने स्टेट की लैंग्वेज में उस भाषा को वो पढ़ पाएगा, उस भाषा में वो लिख पाएगा, उस भाषा में वो वहां पे कन्वर्ट कर सकेगा। तो ये ऐसी महत्वपूर्ण जो चीजें रहेगी वो आपको पीडीएफ साथियों के जो अनुभव और सब उसमें आपको देखने को मिलेगा और वहां से कर सकेगा। बस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, यही थी कि लीगल एम्बिट जो रहेगी ये सभी साथियों की साइट रहेगी। इसमें सभी साथी ज्यादा से ज्यादा अपने सहयोग दे करके और इस चीज को अगर कोई कमी रहे तो वो भी मुझे ग्रुप में बिल्कुल बता सकते हैं कि इसमें ऐसा सुधार होना चाहिए, क्योंकि आप सभी समझदार साथी हैं और मैं इतना ज्यादा समझ नहीं रखता हूँ इस बारे में। तो अगर आप अपने सुझाव भी मुझे देना चाहें कि इसमें ये जोड़ा जाए या इसमें ये, तो www.legalambit.in के माध्यम से अभी वर्तमान में हमने साथियों के लिए खोल रखी है कि अगर इसमें और कुछ है। सबसे पहले 2 शब्द हटाने की कोशिश की है। पहला शब्द जो लगभग सरकारी महकमे में ब्लैकमेल का जो आरटीआई कार्यकर्ताओं पे लांछन लगा हुआ है
कि हम आरटीआई कार्यकर्ता ये ब्लैकमेलर है। तो हमने कोशिश किया है कि भारत भर के सभी आरटीआई एक्टिविस्टों को एक सेंट्रलाइज करने का, कि उनकी जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सेंट्रलाइज हो, और वहां से उनके साथ में वो हो तो एक ब्लैकमेल का जो धब्बा है वो निकल सकता है। क्योंकि जब सेंट्रलाइज होगा तो शायद मेरे हिसाब से ब्लैकमेल का कोई कहने का तात्पर्य रखेगा ही नहीं। ब्लैकमेल जब आप और मैं दो ही के बीच में होता तो ब्लैकमेलिंग होती है। जब जनता के सामने अगर कुछ अपना हमारा आवेदन रख देते हैं तो शायद ब्लैकमेलिंग का तात्पर्य निकल जाएगा। दूसरा जो है पॉइंट वो ये रहेगा कि हम लोग जो ये आत्मघाती अभी हमले हो रहे हैं उन हमलों से बच जाएगा। कारण उसका ये होगा कि अगर अभी बिहार का साथी है और वहाँ लोकल में अगर वो आवेदन करेगा तो उस पे 1000 मुकदमे हो सकते हैं, या 1000 मारपीट, हर तरह की 1000 मारपीट हो सकती है। लेकिन अगर उसी साथी का अगर सेंट्रलाइज एड्रेस जयपुर का या भोपाल का या कहीं और का होगा तो शायद मेरे हिसाब से उस पे वो हमला होने से बच जाएगा। तो इन 2-3 चीजों को मैंने ध्यान में रख करके ये सब राव धनवीर सिंह जी और ताराचंद जी, हमारे सैनी जी, इन कई साथियों के सहयोग से इसमें नतीजे पे निकला हूं। और अगर आप सब साथियों का सहयोग रहा तो बिल्कुल ये आपको रविवार से पहले पहले ये आपके हैंड ओवर कर दी जाएगी। जी जय हिंद। जी जय हिंद। पारिक जी, आप अपना नंबर शेयर कर लीजिएगा। ग्रुप में अन्य सदस्य आपसे संपर्क करना चाहेंगे तो आप लोगों के सहयोग के लिए हमारे बीच में भास्कर प्रभु सर हैं, महती अधिकार मंच के संयोजक हैं मुंबई से। और भास्कर प्रभु जी, आपका स्वागत है। कृपया अपने आप को आप अनम्यूट कर ले सर। मैं आज जरा ट्रैवलिंग में हूँ तो बीच बीच में जैसे समय मिलता है तब मैं देख रहा हूँ। तो आज मुझे कुछ कहना नहीं है, आज सभी टीचरों से मुझे सीखना है। हैप्पी टीचर्स डे। और अभी तक जो बात सुनी मैंने, बहुत अच्छा लगा कि पुलिस के विषय में ले रहे हैं और आगे एक संकेत स्थल जो वेबसाइट जो बनेगी उस वेबसाइट के माध्यम से सभी लोगों को पता चलेगा। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत कुछ ज्यादा मैं आरटीआई एप्लीकेशंस किए नहीं है, लेकिन पारदर्शिता महाराष्ट्र पुलिस में नहीं है और होनी चाहिए। लेकिन ये कोशिश बहुत कम हो रही है, या कोशिश हो रही है लेकिन शासन इसके बारे में नहीं सोच रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक नेशनली अगर प्रेशर पड़ जाएगा तो सभी पारदर्शिता आएगी। और मुझे लगता है कि जब मुझे याद है कि एक एप्लीकेशन जो शैलेश गांधी जी ने की थी, अंडर ट्रायल के टोटल डिटेल्स पब्लिश वेबसाइट में होने के लिए, लेकिन उस वेबसाइट में होने के बाद में वो बाद में वापस अपडेटिंग नहीं हुआ और अभी भी अंडर ट्रायल्स जो उनकी 50% कारावास होने के बाद में भी वे अंदर ही हैं, उनकी चार्जशीट नहीं है और वे पब्लिश नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने इस सभी चीजों को पब्लिश करने कहा था और हर एक जेल के बाहर भी वो लगाने बताई थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ क्योंकि ऑर्डर्स अगर समझो आते हैं, पॉजिटिव ऑर्डर्स आते हैं, तो हमारे पास वैसी कोई एक सिस्टम नहीं है कि हम उस चीज का फॉलोअप करें। ये फॉलोअप करना जरूरी नहीं रहता है क्योंकि ऑर्डर होने के बाद में जो भी अथॉरिटीज है उन्होंने मानना चाहिए। लेकिन हमारे देश में अभी एक ट्रेंड है कि चाहे कोई कुछ भी ऑर्डर आप नागरिक हित में आपका आता है, चाहे ट्रिब्यूनल्स होवे या जो भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं, कोर्ट होते हैं, ये सभी जो ऑर्डर्स जब पॉजिटिव ऑर्डर्स देते हैं तो उस पॉजिटिव ऑर्डर्स का फॉलोअप रखना ये हमारे लिए लोगों के लिए सच्ची बहुत ही तकलीफ बात है, होता नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन अगर स्टेट के ब्यूरोक्रेसी ने अगर ठान मार लिया है कि चाहे कोई भी ऑर्डर दे हम तो हमारा नहीं छोड़ेंगे, तो हम नहीं इसका इम्प्लीमेंट करेंगे, तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती है, वो ऑर्डर दे सकती है। लेकिन हमारा ये भी प्रयास रहना चाहिए कि हम इस चीजों के जो पॉजिटिव ऑर्डर्स है, इस चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जितना अपने से हो सके उस चीज का हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश अगर हम करें, या उसके बारे में जो सर्कुलर्स निकलते हैं उसके बारे में लोगों तक बताएं। क्योंकि सूचना अधिकार में भी बहुत भी अच्छे सर्कुलर्स बहुत स्टेट्स ने निकाले हैं। मैं कहता हूं कि
सूचना अधिकार के महाराष्ट्र में जितने सर्कुलर्स निकले हैं इम्प्लीमेंटेशन के, शायद ही कोई स्टेट्स में निकला होगा, लाइक इंस्पेक्शंस के लिए और ऑर्डर कैसे रहने चाहिए और फर्स्ट अपील के फॉर्मेट क्या होने चाहिए, ये सभी बहुत ही पब्लिक अथॉरिटी ने बहुत ही अच्छे ढंग से निकले हैं। लेकिन जो पब्लिश करना, उसके बारे में जानकारी देना जो सूचना अधिकार में ऑलरेडी है, और ये वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। आप कुछ दबाव करो, सर्कुलर निकलेगा, लेकिन उस सर्कुलर आरटीआई एक्टिविस्ट के पास या आरटीआई यूजर के पास पहुंचना एक वेबसाइट में नहीं होता है। तो मैं यही कहता हूं कि जिस पब्लिक अथॉरिटी के बारे में इंटरेस्ट है, उस पब्लिक अथॉरिटी के बारे में पीछे पड़ के उस चीजों को इम्प्लीमेंट करने की अगर कोशिश हो जाए, तो मुझे लगता है कि इस देश में लोगों तक पहुंचे बहुत चीजें हम पहुंचाने का बहुत काम हो सकता है। तो ये एक कोशिश रहनी चाहिए। धन्यवाद जी। धन्यवाद भास्कर प्रभु जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण अनुभव अपने शेयर किए हैं। शैलेश गांधी सर, हमें लगता है कि 1 बजे लीव करेंगे, क्योंकि उनके और भी अपॉइंटमेंट्स रहते हैं और सुबह से उनकी बहुत सारी मीटिंग्स रहती है। तो गांधी सर को मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगा कि वो अपने कुछ शब्द जोड़ते हुए कार्यक्रम में फिर आज का सचमुच बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्यक्रम है। मेरा सुझाव ये है तारासन जी से कि Recording stopped. Recording in progress. कॉमन चीजों का वो फॉर्मेट्स बना के सबको शेयर करें, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं। उन्होंने काफी लंबा बताया है, और यदि हो सके तो एटलीस्ट अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन करवा लें तो बहुत ही उपयोगी होगा। मेरे हिसाब से जो तारा सिंह जी और रणबीर सिंह ने जो आज बताया है रास्ता, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। कानून को फॉलो करवाने का रास्ता है ये। कानून बहुत है अपने देश में जो फॉलो नहीं होते हैं, सर्कुलर भी निकलते हैं, सब कुछ होता है। और एफआईआर के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं, ये पूरे देश में पॉलिसी है, अनरिटन पॉलिसी जिसको कहा जाता है, कि एफआईआर नहीं दर्ज करने हैं। और कुछ हद तक इसकी वजह यह है कि हम पुलिस की परफॉर्मेंस गलत तरह से नापते हैं। सरकार की परफॉर्मेंस, कितने क्राइम्स रजिस्टर हुए उसके हिसाब से होता है ये। तो पूरे देश में अंडर रिपोर्टिंग होती है। करीब करीब 5 से 10% ही केसेस रजिस्टर होते हैं। और ये मिनिस्टर्स, जजेस, आईपीएस के ऑफिसर सब जानते हैं कि एफआईआर नहीं दर्ज करना है। ये वर्बल इंस्ट्रक्शन है। कहा ऐसे जाता है कि गए साल से क्राइम बढ़ने नहीं चाहिए, तो गए साल में अगर 100 का आंकड़ा है तो इस साल 100 के करीब ही होना चाहिए। अगर उसके ऊपर हो गया तो आदमी को पिटाई होती है। वो स्टेशन हाउस ऑफिसर की पिटाई होती है। उस रेंज के जो भी अफसर है सबको आंसर देना पड़ता है। दूसरी बात ये भी इसके साथ जुड़ी हुई है कि अपने यहाँ पुलिस कर्मी कम है, तो अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर नहीं पाएंगे तो भी उनके खिलाफ जाता है ये पुरावा। तो पुलिस की परफॉर्मेंस देखने के लिए हमें और एक तरीका होना चाहिए, जो महाराष्ट्र पुलिस ने सजेस्ट भी किया था, और उसके बारे में आगे कुछ नहीं बढ़ा। ये आज का विषय नहीं है, फिर कभी बात करेंगे इसके बारे में। मगर हमें ये समझना जरूरी है कि एफआईआर रजिस्टर करने में जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इंडिविजुअल अफसर की नहीं है, ये पूरे सिस्टम की है। और वो पूरे सिस्टम के लिए बदलाव लाना बहुत बड़ी बात है, कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद सबको, और वापस सैल्यूट रणबीर सिंह जी और तारा सिंह जी को। नमस्कार जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि एफआईआर एक्चुअली दर्ज जो नहीं होती है उसके पीछे पूरा सिस्टम ही दोषी है। और इसमें क्योंकि केसेस ज़्यादा ना बढ़ें और अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है, और ये समस्या हम सबको भुगतनी पड़ रही है। तो कार्यक्रम में अभी आगे हम और भी चर्चा करेंगे। और राज तिवारी जी ने भी हैंड रेज किया हुआ है अपना, तो राज तिवारी जी अपना प्रश्न आप रखिए। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अपने आप को आप अनम्यूट कर लें और अपनी बात रखें। Recording in progress. जी सर, सभी को नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि कभी कभी क्या होता है कि झूठी एफआईआर
थाने में दर्ज कर ली जाती हैं। उसके बाद में कोर्ट का डिसीजन आ जाता है कि ये एफआईआर बिल्कुल झूठी है, केस हो जाती है। तो क्या उस जिसने एफआईआर दर्ज की है थाने में, इंस्पेक्टर या टीआई जो भी है, क्या उनके ऊपर कोई केस बनता है इस बात को लेके? क्या उनके जो जिन्होंने झूठी एफआईआर दर्ज की है, क्या उनके ऊपर भी कोई केस करना चाहिए कि ये कैसे कर लिया आपने झूठी एफआईआर? ये केस, ये सवाल किससे, मुझसे है क्या राज तिवारी सर? तारा सिंह जी, आप ही जवाब दे दें। आप तिवारी जी, जिस किसी एफआईआर का झूठा होना ऑन रिकॉर्ड आप प्रूव कर चुके हैं या हो चुका है, हाईकोर्ट उसे क्वेश कर चुकी है या ट्रायल चल के आप बरी हो चुके हैं, तो पहली जो शर्त है और जो आपके पास रेमेडी है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर रिजोर केस और डॉक्टर डीके बसु केस में ही निर्धारित कर रखा है कि ऐसा कोई केस जिसमें आदमी बरी हो गया या एफआईआर झूठी साबित हो गई और उसमें अगर आदमी को 1 मिनट भी उसकी लाइफ का बर्बाद हुआ है तो स्टेट को उसे 5 लाख रुपए कंपनसेशन देना पड़ेगा। यानी 5 लाख रुपए तो एफआईआर झूठी होने के बाद स्टेट आपको कंपनसेट करेगा। उसके लिए आपको हाईकोर्ट में रिट पुटअप करनी पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात, जिस किसी आदमी ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी उसमें जो सेक्शंस लगी हुई थी उसमें जिस तरह में मैक्सिमम सजा है उतनी सजा उस आदमी को मिल सकती है और उसके लिए आपको सेक्शन 182 और 211 आईपीसी में जिस कोर्ट में वो एफआईआर पुटअप हुई थी और जिसमें ट्रायल चलना था या क्वेश हो गई थी, तो जिस थाने के कंसर्न कोर्ट थी उसमें आपको एक परिवाद दायर करना होगा कि श्रीमान आपके जुरिस्डिक्शन के पुलिस थाने में या आपके समक्ष ये एफआईआर दर्ज हुई थी, इसमें मैं बरी हो चुका हूं या एफआईआर हाईकोर्ट द्वारा क्वेश की जा चुकी है, उसकी अपील की अवधि गुजर चुकी है, उस दौरान कोई अपील संस्थित नहीं हुई है, लिहाजा कानूनन मेरी एफआईआर का जो डिस्पोजल है उसमें मैं इनोसेंट करार दिया गया हूं, ये एस्टैब्लिश हो चुका है। इसलिए जिन परिवादी ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करी थी या जिसने दूषित अनुसंधान किया था उस आईओ के खिलाफ आप कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो जो धाराओं में सजा आपको वो दिलवाना था या मैक्सिमम सजा जो पॉसिबल थी, ही सारी शक्तियां 182 में यानी अधिवेशन अभियोजन में प्राप्त हो जाती हैं और उसे उतनी सजा मिलती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आप प्रूव करना चाहते हैं उस केस में, प्रोसिक्यूशन में, वो तो ऑलरेडी कोर्ट में प्रूव हो चुका है। एफआईआर पेश हो गई तो कोर्ट आपके पास खड़ी है और अगर ट्रायल में आप बरी हो गए तो वही कोर्ट जिसमें आप ट्रायल से बरी हुए वो कोर्ट खुद कह रही है कि इनोसेंट है, तो आपको प्रूव कुछ नहीं करना। समरी ट्रायल चलता है और अगले को 100% सजा होने की गारंटी होती है। बिल्कुल हो सकता है। जी थैंक यू सर। ये हमारे बीच में सुरेंद्र जैन जी हैं। सुरेंद्र जैन जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे। सुरेंद्र जैन जी अपने आप को अनम्यूट कर लें। ठीक है, जब तक सुरेंद्र जैन जी हमारे बीच में आते हैं तो हमारे बीच में और भी हमारे साथियों ने हैंड रेज किया। बासिम आलम जी हैं, काफी समय से हैंड रेज किए हुए। बासिम आलम जी अपनी बात रखें, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सभी लोगों को नमस्कार। सबसे पहले सरदार साहब को तहे दिल से शुक्रिया कि आज तक हमारे जीवन में पहली बार उन्होंने आरटीआई को आईपीसी और सीआरपीसी की नजरों से देखना सिखाया। सर, आपसे मेरा 2 सवाल है। पहला तो ये कि आपने कहा कि हम लोग जब सूचना नहीं मिलती है या पीआईओ अगर डिसोबे करता है मतलब कि सूचना आयोग के ऑर्डर को, तो हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। तो पहले ये बताइए सर, हाउ शुड वी इनिशिएट ये एक्शन, हम लोग कैसे शुरुआत करेंगे? ताराचंद जी सुन पा रहे हैं आप? फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जब किसी चीज को आपके हक में डिसाइड कर देता है और उसके बाद भी पीआईओ सूचना आपको अवेलेबल नहीं कराता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की सेक्शन 12 के तहत उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कोर्ट नहीं है, उसे कोर्ट की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। केवल उस पर आप सेक्शन 188 एंड 420 में 420 में एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। और एक अच्छा रास्ता है कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को आप रिप्रेजेंटेशन दें कि साहब आपका ये ऑर्डर है, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपका सबऑर्डिनेट मान नहीं रहा है, आप अपने ऑर्डर को कंटेम्प्ट करने की वजह से इस आदमी पर सेक्शन 188 और 420 में मुकदमा दर्ज कराएं, क्योंकि
अमानुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर रखा है कि स्टेट की ड्यूटी है कि कोई अगर अपराध सामने आता है तो उस पर एफआईआर दर्ज कराए, और जब स्टेट फेल होता है तो फिर आप कोर्ट जा सकते हैं। अगर मान लीजिए उसके बाद भी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता, ना एफआईआर दर्ज करता है, तो आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को मानते हुए सेक्शन 120 बी और 217 आईपीसी यानी किसी भी अपराधी को संशय देने या आश्रय देने के चक्कर में इन दो धाराओं को और ऐड करते हुए फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को भी पार्टी बनाते हुए उसके खिलाफ अभियोजन दर्ज कर सकते हैं या एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। चूंकि मैं सलाह दूंगा कि इस तरह के मामले सारे रिकॉर्ड पे साबित होते हैं तो पुलिस को इन्वॉल्व मत कीजिए, सीधा कोर्ट में परिवाद दर्ज कीजिए और कॉग्निजेंस के लिए आर्ग्यूमेंट कीजिए, क्योंकि पुलिस इस तरह के मामलों में हर तरह के फालतू झोल डालती है, उससे आपको न्याय मिलने में देरी होती है। तो जिस तरह के मामलों में आपको डॉक्यूमेंट से that falls into category of credit cash any open and shut cases, उन केसेस में आप सीधा परिवाद दर्ज करना चाहिए और सीधा कॉग्निजेंस करना, आपका यही जवाब। एक और था सर, जिससे कि भी हाल ही के वर्षों में एक नया ट्रेंड जनरेट हुआ है सर कि इस कानून को बचाया जाए, सरकार इसको खत्म कर रही। तो क्या आपको ये लगता है सर कि आपने जो रास्ता बताया है, अगर हम सब इस भारत देश के नागरिक अगर इस रास्ते को अनुपालन करें तो ऑटोमेटिक ये एक्ट बच जाएगा? साहब मैं तो कॉन्फिडेंट कर रहा हूं, कानून का और जो चीज आती है उससे मानना पड़ेगा। देखिए एक केस था मंजू कुमारी वर्सेस ओंकारजीत सिंह अहलुवालिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर रखा है कि कोई एलाफाइड है, बोनाफाइड है, ये तो ट्रायल का विषय है, लेकिन कॉग्निजेंस के लिए अगर इवन स्लाइटेस्ट पीस ऑफ एविडेंस रिपोर्ट पर है तो और जिस रास्ते की मैं बात कर रहा हूँ वो देश का लॉ है और कोर्ट्स जो है वो विम्स और फैंसीज से नहीं चलती, लॉ ऑफ लैंड से चलती है, और जो लॉ एग्जिस्ट करता है कोडिफाइड लॉ है उसको तो मानना पड़ेगा, सारी को मानना पड़ेगा। हम उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं आपको एक तारीख का एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने सिर्फ ये कहा कि साहब इनका जवाब 37 दिन डिलेड है निर्धारित अवधि से, तो इनका जो जवाब है उसको कोर्ट कंसिडर नहीं कर सकती, आप पत्रावली पे नहीं ले सकते, तो कोर्ट ने नहीं दिया। मैं नहीं बोला नहीं इनका जवाब तो आ गया, तो मैंने कहा साहब मैं एडमिट कर रहा हूँ कि जवाब आया है, आपके पत्रावली पर भी है, लेकिन लॉ कहता है कि आप ऐसे किसी डॉक्यूमेंट को नहीं कंसिडर कर सकते जो बियॉन्ड लिमिट आया हो और सफिशिएंट उसका कारण नहीं दिया हो। आप ऐसा करेंगे तो साहब अनलॉफुल हो जाएगा, बाद में हमारी रेमेडी जो है वो हाई कोर्ट है, तो साहब ऐसा अनलॉफुल काम मत कीजिए। तो ये कहता है आपको मानना पड़ा, तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। भास्कर प्रभु सर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? भास्कर प्रभु सर। अच्छा, मुझे एक ताराचंद जी से एक आज का जो सेशन है, जो जीएस जी ने और जो सब्जेक्ट लिया इतना अच्छा है कि अभी हम सूचना अधिकार से आगे निकल रहे हैं, बहुत अच्छा है। क्योंकि सूचना अधिकार का जो पालन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कैसे हम कार्रवाई कर सकते हैं, ये चीजें बताई हैं। ये बहुत ही बेहतरीन वर्कशॉप लिया गया है और जिन्होंने जो बातें कही हैं मैं उनको सलाम करता हूं। मुझे ये पूछना था, महाराष्ट्र में एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है, मैं उनका नाम भी उल्लेख करूंगा, वो है मिस्टर पोरवाल। वे कहते हैं कि फर्स्ट अपील में अगर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने इंफॉर्मेशन दे दो, अगर ऐसे ऑर्डर दिए हैं तो और इंफॉर्मेशन उसके बाद भी नहीं मिलती है तो सामाजिक वे एप्लीकेंट सेकंड अपील करता है। लेकिन हमारे वहां इनकी जो बेंच है, पोरवाल की जो बेंच है, वे डिसीजन देते हैं आपको फर्स्ट अपील ने इंफॉर्मेशन देने के लिए ऑर्डर दी है तो आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो आप सेकंड अपील हमारे वहां कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अपील किसके अगेंस्ट है, इसलिए वो अपील रिजेक्ट की जाती है। और वे कहते हैं आप चाहिए तो सेक्शन 18 में आप अपना कंप्लेंट दे दीजिए, लेकिन सेक्शन 18 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप सूचना दे दो, ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए एप्लीकेंट को सूचना मिलती ही नहीं है। शायद सेक्शन 19 में ये हमारे पोरवाल जी सेकंड अपील खारिज करते हैं और सेक्शन 18 में आए तो पेनल्टी की प्रोसेस करते हैं या इंक्वायरी की प्रोसेस करते हैं।